जो लोग जुड़ चुके हैं कमेंट करो। अंशुल, करण पंडित, सब लोग कमेंट करो और बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत हम पढ़ रहे थे। अनीता जी गुड आफ्टरनून, बताइए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैं इसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर लेता हूं और ये अब क्लियर है, ठीक है। तो बताइए जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अष्टांगिक मार्ग, यानी कि हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। देखिए हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को हम पढ़ रहे थे, है ना। और इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बताइए जी फटाफट। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया होगा, 3 स्तंभ हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, 4 आर्य सत्य हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, अष्टांगिक मार्ग हम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या बौद्ध धर्म की महासभाएं हमने पढ़ ली थी, क्या बताइए। बौद्ध धर्म की महासभा, महाजनपद काल छोड़ के सब, मतलब महात्मा बौद्ध धर्म को हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया था। चलिए फिर देखिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। समय आता है, मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, वैदिक सभ्यता में जो पहला पॉइंट था ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल। तो जी महासभा नहीं हुई, बताओ फिर। चलो फिर, तो बौद्ध धर्म की 4 महासभा अभी बाकी थी, अब हम वो पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं हुई थी, अब हमें उनको पढ़ना होगा। आप लोग देखिए जी, ठीक है। 4 महासभाएं सही देख पा रहे हो आप लोग, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको देखना होगा इसमें कौन सी महासभा कब हुई, कहां हुई, शासक कौन था उस समय, वंश कौन सा था, और उस महासभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, देखिए जी, हमें महासभाएं देखनी होंगी। कौन सी महासभा कब किसके समय में हुई, ये सब हमें देखना होगा। कौन सी महासभा कब हुई, कहां हुई, शासक कौन था उस समय, वंश कौन सा था, और उस महासभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए जी, पहली महासभा 483 बीसी में हुई। पहली महासभा 483 बीसी में हुई, और ये महासभा
राजगृह में होती है। राजगृह में हुई। शासक था उस समय अजात शत्रु। वंश था हर्यक और अध्यक्ष था इसका महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरी महासभा 383 बीसी में हुई, यानी 100 साल बाद। ये महासभा वैशाली में हुई। यहां पर जो राजा था कालाशोक और वंश था शिशुनाग वंश। अध्यक्ष था सबाकामी। अध्यक्ष था सबाकामी। तीसरी महासभा 250 बीसी में हुई। ये महासभा पाटलिपुत्र में हुई। राजा था उस समय अशोक और वंश था उस समय मौर्य। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र टेस्ट। चौथी महासभा 72 एडी में होती है। जगह है कुंडल वन, कश्मीर में है। राजा था उस समय कनिष्क। वंश था कुषाण और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो ये है जी बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं जो कि पेपर में पूछी जाती है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। आप चाहे इनको ऐसे नोट कीजिए, आप चाहे ऐसे नोट कीजिए, पेपर में आएंगे सारे के सारे। कीजिए इनको नोट। बताइए कोई समस्या है तो पहले नोट करो। हर एग्जाम में पूछी गई है जी सारी महासभाएं। जी नहीं, कीजिए नोट सब। मुसरत, अनीता, करण, अंशुल, शेखर। तीसरी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त। फीमेल सब इंस्पेक्टर में जो पहले एग्जाम हुए थे ना, उसमें आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। मोगलीपुत्र तीस्त। कर लिया नोट? चलिए जी, सबने कर लिया? ओके, चलिए आगे।
अब देखिए जी, सबसे पहले हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हमने देखा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज। फिर हमने देखा पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहां पे तो सीन अलग ही था, शहर हुआ करते थे। यहां पे सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी, और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जन आपस में मिल गए और बने जनपद। अब भविष्य में बहुत सारे जनपद आपस में मिल जाएंगे और बनेंगे महाजनपद। तो अब वो समय आया जब भारत 16 राज्यों में बट गया, और इसी को कहा जाता है महाजनपद काल। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। मेरी बात समझ में आ गई? अब भारत 16 राज्यों में बट जाएगा और हमें वो 16 राज्यों को पढ़ना होगा। एक बार आप लोग ये नोट करो और मुझे बताओ, यहां तक की बात। 2 बातें हैं केवल, इसी तरीके से नोट कीजिए, साथ में लिखिए कि अब महाजनपद काल शुरू हो चुका। ठीक है, बताइए जी। शिवम जी, जी शिवम। वो किसी ऑफिस बॉय को बोल के पानी रखवा दीजिए। जी, समझ में आ रहा है सबको? मेरी बात समझ गए कि हम अब क्या पढ़ेंगे? बताओ। नहीं राजेश कुमार, मैं नहीं कर रहा कोई प्रिपरेशन, काम चल रहा है, ठीक है बस। चलिए जी, गुड इवनिंग। ओके, ये बंद कर दीजिए। चलिए जी, तो देखिए अब शुरू होता है महाजनपद काल। वो समय जब भारत के 16 बड़े बड़े राज्य बन चुके थे। महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी देश 16 राज्यों में बट गया था। महाजनपद काल भारत में 16 राज्य बने, 16 राज्य बने। सोलह महाजनपद हुआ करते थे। देखिएगा आप लोग, वो समय आया जब भारत 16 राज्यों में बट गया। 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे प्रमुख राज्य कह सकते हैं, प्रमुख महाजनपद। वो समय आया जब भारत 16 राज्यों में बट गया और उनमें सबसे शक्तिशाली, ये दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, ब्लैक से लिख लेता हूं। सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध।
ये है जी मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो मगध था। क्यों? मगध के शक्तिशाली होने के कारण एक तो मगध की राजधानी और एक मगध के भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति देखिए जी कैसी थी। मगध की दो राजधानी थी, एक राजगृह और दूसरा पाटलिपुत्र। मगध के पास दो राजधानी थी, मतलब 16 राज्य बने। उन 16 में सबसे शक्तिशाली मगध ही था। अलग अलग राज्य बने यहां भी। उन 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। क्यों है मगध सबसे शक्तिशाली? क्योंकि मगध के पास दो राजधानी, एक राजगृह एक पाटलिपुत्र। राजगृह जो है ये पहाड़ियों से घिरी हुई, पहाड़ियों से घिरी हुई। पाटलिपुत्र जिसके चारों तरफ नदियां हैं। अब दो रोज राजधानी दोनों ही सुरक्षित हैं, बाहर से अटैक हो नहीं सकता। अब जिस राज्य के पास ऐसी राजधानी हो जो भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो, तो वो राज्य शक्तिशाली बन जाएगा। दूसरा, मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, मगध की मिट्टी उपजाऊ, मगध के वन जहां पर हाथी बहुत हुआ करते थे और मगध में कीमती लकड़ियां भी मिलती थी जो कि महंगी बिकती थी। तो मगध की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी। और मगध की दो राजधानियां थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो ये कुछ कारण हैं कि मगध और राज्यों से शक्तिशाली था। और ध्यान रहे, मगध ने ही विस्तार किया है, मगध ने ही सभी राज्यों को जीतने के लिए मेहनत की, मगध के राजाओं ने। और फिर एक दिन पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेता है। मगध ही तब बनता है 16 के 16 राज्यों पे जब एक व्यक्ति राज कर लेगा तो बनेगा अखंड भारत। यानी 16 राज्यों में मगध ने जाकर के सब पे कब्जा किया। तो सारे इकट्ठे शुरू हुए थे। हमें सबका इतिहास नहीं, मगध का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मगध का इतिहास ही भविष्य में भारत का इतिहास कहलाता है। पहले सिर्फ मगध के शासक देखेंगे हम, उसके बाद कैसे मगध पूरे देश पे कब्जा कर लेते हैं मगध के लोग। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको नोट कीजिए अच्छे से, तरीके से कीजिएगा इसको। बताइए कोई दिक्कत है तो नोट कीजिए साथ में। कीजिए नोट। क्लास को 20 मिनट हुए हैं जी, स्टार्ट हुए 20 मिनट।
हो गया। तो हम पहले मगध का इतिहास पढ़ेंगे, फिर भविष्य में वही बनेगा पूरे देश का इतिहास। महाजनपद काल में सबसे पहले मगध का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हो गया ना? चलिए जी, तो देखिएगा। देखिए जी, ये जो लोकेशन है ये है मगध। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मगध का इतिहास। मगध का इतिहास देखिए जी, साफ दिख रहा है ना सबको? थैंक यू आरती। साफ दिख रहा है ना सबको? देखिए जी, मगध का इतिहास। मगध पर 3 वंश आते हैं। मगध पे टोटल 3 वंशों का राज रहता है, और वो 3 वंश हमें बेसिक जानकारी पढ़नी है। कौन सा कब आता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से आएंगे और कौन कौन से उनमें राजा बनेंगे। तो मगध का पहला वंश जो होता है वो है हर्यक वंश। मगध का पहला वंश होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक अजातशत्रु, बिंबिसार। बिंबिसार अपनी राजधानी राजगृह को मानते हैं। तो सबसे पहले मगध पे राज करने वालों की लिस्ट में नाम आता है बिंबिसार का, जो कि हर्यक वंश का था। बिंबिसार के बाद इसका बेटा आता है अजातशत्रु, जिसकी राजधानी भी राजगृह थी, और इसके टाइम पे बौद्ध धर्म की पहली महासभा हो जाती है। हर्यक वंश का तीसरा शासक आता है उदयन, अजातशत्रु का बेटा, और इसने आकर के पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और जो कि इसकी राजधानी बना। तो देखिए, मगध का पहला वंश होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में 3 शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद मगध का दूसरा वंश होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में 2 शासक आते हैं। पहला शासक खुद शिशुनाग, अब मगध पे इनका राज आ गया। शिशुनाग जिसकी राजधानी थी वैशाली, और दूसरा शासक आता है इसमें कालाशोक।
कालाशोक, जिसकी राजधानी वैशाली ही बनी। और कालाशोक ने अपने समय में दूसरी महासभा करवाई थी। उसके बाद मगध पे कालाशोक का सेनापति तीसरा वंश शुरू कर देता है, नंद वंश। मगध का तीसरा वंश स्टार्ट होता है, नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद उसका बेटा धनानंद। और धनानंद के समय में होता है वो सारा खेल शुरू, जो कि पूरे मगध को, पूरे हिंदुस्तान में कवर कर देगा। बताइए जी, ये है मगध का इतिहास। धनानंद के टाइम पे सारी चीजें होती है। पहले मगध पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और अब नंद वंश। मतलब मगध पे इन 3 वंशों ने राज किया। ठीक है, कर लो इसको नोट। मैं चाय पी लेता हूं, तब तक आराम से नोट कीजिए इसको। पूछना है कुछ पूछते रहिए, जो बोलना है लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए। तरीके से लिखें और ऐसे ही नोट्स बनाएं आप लोग। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? पहले तो ये बताओ कि पढ़ते हुए आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट करो सारे। ओके, ओके। जी थैंक यू बाकी अच्छा 4 में पढ़ चुके हो और अब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हाँ, लिखो इसको, नोट्स बनाओ। जी विनोद, राम राम। डन। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र होगी। पाटलिपुत्र, जब से पाटलिपुत्र बसा है, अब वैशाली एक बार बनी है, उसके बाद पाटलिपुत्र रहेगी परमानेंट। HSSC में आ भी चुका है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले क्या थी।
या मौर्यों से पहले क्या, पाटलिपुत्र से पहले क्या थी, सॉरी। तो राजगृह ही आएगा इसका मेन आंसर जो HSC में पूछा गया था। हो गया। चले जी। देखिए जी आगे, तो सारा खेल यहाँ पे शुरू होता है। अब ध्यान से समझना इन चीज़ों को। जब धनानंद यहाँ पे राज कर रहा था मगध पे, धनानंद का जब राज था, तब एक जनपद यहाँ भी था, इसका नाम है गांधार। आज पाकिस्तान में पड़ता है गांधार। और गांधार में एक यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला। गांधार में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तक्षशिला। और तक्षशिला में एक आचार्य हुआ करते थे, तक्षशिला के अंदर ही, चाणक्य। चाणक्य कहें या कौटिल्य कहें, एक ही बात है। चाणक्य या कौटिल्य तक्षशिला में हुआ करते थे। चाणक्य जो है उस जमाने के बहुत फेमस राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने एक रचना लिखी है, एक किताब लिखी है, अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र सही मायने में बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। अर्थशास्त्र ऐसा लग रहा है हमें कि ये कोई इकोनॉमिक्स की बुक होगी, लेकिन चाणक्य का अर्थशास्त्र एक पॉलिटी की बुक है, राजनीति पर आधारित है। चाणक्य ने इसकी रचना की थी। चाणक्य उस समय बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो जी चाणक्य को मगध में, सॉरी, गांधार में बैठे हुए आभास हो गया कि पश्चिम से एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। चाणक्य की उस जमाने में इतनी समझ थी, चाणक्य मानते थे। चाणक्य ने ऐसी ऐसी बातें कही हुई है जो आज भी लागू है। चाणक्य ने कहा था कि कोई भी पड़ोसी देश कभी दोस्त नहीं हो सकता। आज हमारे दो पड़ोसी देश हैं, एक पाकिस्तान, एक चाइना। देख लो कैसी दोस्ती है। रसिया यूक्रेन की दोस्ती देख लो, पड़ोसी देश थे। तो चाणक्य ने ऐसी ऐसी नीतियां अपने अर्थशास्त्र में लिख रखी है। इसका मतलब चाणक्य को राजनीति की, विदेश नीति की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो चाणक्य ने महसूस किया कि पश्चिमी देशों से, जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, मतलब पश्चिमी, वेस्ट से कोई दरिंदा भारत पे अटैक करने की सोच रहा है और सारे के सारे राज्यों को खतरा है। क्यों न इंडिया को बचाया जाए। तब चाणक्य अपनी सूझबूझ लेकर के गांधार से निकले और मगध पहुंचे धनानंद के दरबार में। उस समय गद्दी पर बैठा था धनानंद। तो जी चाणक्य आ गए हैं। चाणक्य आ गए यहां पर। चाणक्य पहुंचे, ये मैंने कौटिल्य लिख दिया के। धनानंद के दरबार में पहुंचे। सामने है धनानंद, मगध का राजा धनानंद। डी धनानंद। धनानंद के दरबार में पहुंचे जी चाणक्य, कौटिल्य।
कौटिल्य ने आकर के धनानंद को समझाया कि विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और आप अपनी सेना वहां भिजवा दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के आप राजा हैं, मगध के राजा हैं। आप अगर बचा लोगे तो सभी राज्य बच जाएंगे। धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। अब ये कहानी है, कॉपी पेन रख दो। धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और घर से निकाल दिया। तब चाणक्य ने कहा था, मैं समझ गया, इस देश को खतरा बाहर से आने वाले से नहीं है, अंदर बैठे धनानंद जैसे लोगों से है। चाणक्य ने कहा, मैं बचाऊंगा इस देश को, और चाणक्य चैलेंज देकर के निकल गए। ये चैलेंज दिया कि मैं उससे भी बचाऊंगा जो विदेशी आक्रमण यहाँ पे कर रहा है, और मैं तुम जैसे राजाओं से भी हिंदुस्तान को बचाऊंगा। तब चाणक्य ये बात कह करके निकल गए और मगध के जंगलों में चले गए। चाणक्य जंगलों में जा रहे थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थके हुए थे, टेंशन में थे, अभी अभी अपमानित किया था धनानंद ने। तब उस पेड़ के नीचे चाणक्य ने बैठे हुए देखा कि सामने कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे, और नाटक में एक बच्चे को रोल दे रखा था राजा का। उसका रोल ये था कि सामने खड़े हुए अपराधी को सजा सुनानी थी। वो लड़का कैरेक्टर में इतना घुसा हुआ जैसे रणवीर सिंह घुस जाता है। उस लड़के ने राजा का रोल निभाते हुए कहा कि ले जाओ इस अपराधी को और इसके शरीर से मांस निकाल लो सारा। चाणक्य ने कहा, क्या गजब एक्टिंग करता है। चाणक्य उसके पास गए कि तुम तो बिल्कुल राजा जैसे दिखते हो, राजा बनने वाले गुण है तुम्हारे अंदर, मेरे साथ काम करोगे, मैं राजा बनाऊंगा तुम्हें। उस लड़के ने हाँ कर दी और चाणक्य ने उसको अपना शिष्य बना लिया। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चाणक्य जब यहाँ आए, धनानंद के यहाँ से धोखा मिला तो मगध के जंगलों में मिला चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध से लेकर के आए और चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग शुरू कर दी कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहां ले आए, चाणक्य गांधार में, और राजा बनाएंगे। इनकी इच्छा ये थी कि ये राजा बनेगा, धनानंद को मारेगा, मगध की गद्दी पे बैठेगा और उधर से जो विदेशी आक्रमण होगा उसको रोक लेगा। मुझे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। राहुल, आपकी पिछली कमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, दूसरी कमेंट अच्छी है। थोड़ी सी टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, और यही वजह है कि मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा। ठीक है। ओके, कीजिए नोट। ये अच्छा है, राहुल दलाल। हो गया, बताएं सारे। ये कहानी आप लोगों ने क्या लिखी है या बस याद की है? बताना एक बार, जो मैंने आपको कहानी सुनाई नाटक वाली,
लिखी है या याद की है, या फिर इतना लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को मगध के जंगलों में मिले? क्या ये बात लिखी है आप लोगों ने? बताना। ऐसे तो फिर हो गया, बताओ सारे। हाँ बिल्कुल, अरे वो बात तो यही है, रेगुलर नहीं ले पा रहा मैं क्लास, इसी पे चल रही है बात। शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ओके जी, चलिए अब देखिए सीन क्या चल रहा था, आपको सारी बातें समझनी होंगी। सीन ये चल रहा था, क्या हो गया ये, बन नहीं रहा अब तो मैप, नजर लगा दी किसी ने? किस दृष्टि से देखते हैं आप लोग इस मैप को? देखिए जी, ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा था जी, मगध का राजा था धनानंद। मगध का राजा था धनानंद। स्टोरी माइंड में रख ली, थोड़ा बहुत लिख लिया, ठीक है। ओके चलिए जी, नहीं अंशुल, नॉट पॉसिबल। मगध का राजा था धनानंद, और यहां गांधार में ट्रेनिंग चल रही थी चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन ट्रेनिंग दे रहे थे? चाणक्य। यहां है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य गांधार में। चलिए जी, देखिए जी, तो ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ पे। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक नदी है सिंधु, ये है झेलम, और उसके नीचे रावी, और हमें चाहिए व्यास। सिंधु, झेलम और ये व्यास, ठीक है। देखिए जी, तो होता क्या है, जो वो विदेशी की चर्चा हो रही थी ना, चाणक्य गए थे, धनानंद ने मना कर दिया, मैं सहायता नहीं करने वाला, वापस आए, इनको मिल गया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। इस बीच वो विदेशी भारत में आक्रमण कर देता है। कौन है वो विदेशी? देखिए जी, वो विदेशी है यूनान का राजा। यूनान से निकलता है सिकंदर। सिकंदर, यूनान से निकलता है जी सिकंदर। और सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। इसके साथ दो दो सेनाएं पूर्व की तरफ बढ़ती हैं। इसकी थल सेना है और इसकी जल सेना है। दोनों सेनाएं इसके साथ बढ़ती हैं। थल सेना का अध्यक्ष था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और जल सेना का अध्यक्ष था निर्याकस। सिकंदर की थल सेना का अध्यक्ष सेल्यूकस निकेटर और जल सेना का अध्यक्ष निर्याकस।
दोनों सेनाओं को लेकर सिकंदर आगे बढ़ता है जी, और इस पूरे एरिया को जीतता हुआ, कब्जा करता हुआ सिकंदर सिंधु नदी को पार कर गया। इसी सिकंदर का डर था चाणक्य को, और फाइनली ये झेलम के किनारे पहुंचा। तब पंजाब के राजा पोरस ने इसको रोकने की कोशिश की। सिकंदर का ये जो हमला हुआ है, ये हमला 326 बीसी में हुआ। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पे हमला कर दिया, और यहां पर एक युद्ध होता है, वितिस्ता का युद्ध। वितिस्ता का युद्ध कहें हम इसको, हाइडेस्पीज का युद्ध कहें, या फिर झेलम का युद्ध कहें। झेलम का युद्ध कहें, वितिस्ता का युद्ध कहें, हाइडेस्पीज का कहें, या फिर झेलम का युद्ध कहें। इस युद्ध में एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ पोरस। यह युद्ध पोरस हार गया। इसको वितिस्ता का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, और उस जमाने में झेलम नदी का नाम था वितिस्ता। हाइडेस्पीज यूनानी भाषा में, और झेलम का युद्ध झेलम। ठीक है भाई, एक बार प्लीज इस पे ध्यान दो। सिकंदर ये युद्ध जीत के आगे गया और व्यास नदी तक पहुंचा। व्यास नदी तक आने पर सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। आगे बढ़ने को मना कर देती है। सिकंदर की सेना आगे बढ़ने को मना कर देती है, और कुछ लोग यहीं से वापस लौट जाते हैं। सिकंदर वापस लौट गया, लेकिन अपने साथ जो आए थे सैनिक, उनमें से मैक्सिमम यहीं बस गए। सिकंदर जो है व्यास नदी से ही वापस लौट गया, और वापस गया तो बेबीलोन नाम की एक जगह, बेबीलोन, वहां पर सिकंदर की डेथ हो गई। इराक साइड में पड़ता है बेबीलोन। 323 बीसी में सिकंदर की डेथ हो गई। अब सवाल यह बनता है, सिकंदर किस नदी तक पहुंच पाया था? व्यास। सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया था? व्यास। सिकंदर किस नदी से लौट गया? व्यास। सिकंदर किस नदी तक पहुंचा था? व्यास। कितना ही घुमा के पूछ ले, व्यास तक ही पहुंच पाया था, व्यास को पार नहीं कर पाया, व्यास से लौट गया। ये क्वेश्चन केबीसी में 2 करोड़ के लिए पूछा था अमिताभ बच्चन ने। देखो 2 करोड़ का क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, तो ये है सिकंदर का हमला। यहां तक आप नोट कीजिए, यानी इसमें धनानंद का कोई रोल नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य का कोई रोल नहीं है। ये अपने राज्य को बचा लेता, और ये ट्रेनिंग चल रही थी। इस बीच सिकंदर कहीं से आ टपका और पहुंच गया। कीजिए अब नोट, पहले नोट करें, कोई शिकायत है तो वो बीच में कमेंट करें। हाँ राहुल, मैं कोशिश यही करूंगा कि अब से रेगुलर क्लास हो। ठीक है, ये सारे पूछने वाले क्वेश्चन है। सिकंदर की जल सेना का अध्यक्ष, थल सेना का अध्यक्ष, सब कुछ पूछने वाली चीज है। और बताइए जी आप लोग।
323 बीसी में भारत में आने के 3 साल बाद बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई। अजय जी, मुदगिल जी, ये क्लास 10 मिनट और चलेगी, हद मार के बस। साइड हो जाऊं, लो जी, अब ठीक है, बताइए। तो इस प्रकार धनानंद के समय में, देखो धनानंद का इसमें कोई रोल नहीं है, सिकंदर का हमला इतिहास को चेंज कर देता है। यहाँ यूनानी बस गए, व्यास नदी के जो पार का इलाका है यहाँ पर यूनानी बस गए, कुछ सिकंदर के साथ चले गए, कुछ यहीं बस गए। सीईटी का पेपर कब होगा? भाई देखो, मैं इसके लिए थोड़ा सा अपडेट नहीं हूँ, मैं बहुत दूर हूँ आजकल सोशल मीडिया से, इंस्टा के अलावा बस। तो मैं अगली क्लास में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि सीईटी का पेपर कब होगा। जून में बता रहे हैं कुछ बच्चे, हो सकता है। हो गया, बताइए। ओके जी, चलिए जी, अब देखिए, नोट कर लिया ना सबने? बताओ एक बार, ये युद्ध से ही एकदम सब कुछ चेंज होता है? एक बार ये बताओ, नोट कर लिया क्या? चलिए जी, देखिए, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और फिर 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध पर अटैक करते हैं जी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पे अटैक कर दिया और कैसे भी करके धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या की और मगध पे चौथा वंश शुरू कर दिया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मगध पे 3 वंश आ चुके हैं। देखिए कौन कौन सा आ चुका है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश का ही आखिरी राजा धनानंद को मार के अब जो चौथा वंश स्टार्ट होगा वो पूरे हिंदुस्तान का होगा, अखंड भारत का पहला वंश होगा। इससे पहले ये सब सिर्फ मगध के थे। तब चौथा वंश मौर्य वंश स्टार्ट हो गया जी। मौर्य वंश 322 बीसी में स्टार्ट हुआ है, 185 बीसी तक चलेगा। 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक मौर्य वंश अब चलेगा जी। अखंड भारत का पहला वंश, आप कह सकते हैं कि पूरे देश को एक करके बनने वाला पहला वंश होगा मौर्य वंश। एक्चुअल में अगर हम देखें तो भारत का इतिहास अब शुरू होगा। मतलब इससे पहले मगध का इतिहास चल रहा था, आप ये कहेंगे कि अखंड भारत का इतिहास, अखंड भारत का इतिहास अब शुरू होगा। बताइए, यहां तक नोट कीजिए और मुझे बताइए कोई दिक्कत है तो आप लोगों को। बताइए जी। जी विक्रम नमस्ते, वेलकम। हो गया क्या? बताइए। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर देखते हैं हम अखंड भारत का पहला वंश मौर्य वंश। मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं पढ़ी, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में जो हुई है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे शुरू में एक शहर हुआ करते थे, फिर जन हुए, फिर जनपद हुए और बने महाजनपद। हमने महाजनपद काल शुरू किया, 16 राज्य बने, इनको कहते हैं महाजनपद काल। सब एक साथ बने, उनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध के शक्तिशाली होने के कारण थे उसकी राजधानी और उसकी भौगोलिक स्थिति। राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई, पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई, सुरक्षित थी दोनों। भौगोलिक स्थिति की, मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे वन है और वनों में हाथी हैं और लकड़ियाँ। हाथी जिसकी सेना में होंगे वो अपने आप पावरफुल होगी सेना। और उसके बाद मगध पे इतिहास की अगर बात करें मगध के, तो 3 छोटे छोटे वंश आए, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। हर्यक वंश में 3 राजा, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कलाशोक। और उसके बाद नंद वंश में महापद्मनंद और धनानंद। धनानंद अहंकारी था, इस केस में सारा खेल शुरू हुआ है। चाणक्य को पता लगा कि सिकंदर आ रहा है, बात की, धनानंद ने मना कर दिया, मैं सहायता नहीं करूंगा। तब चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य मिला, यहाँ पर उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं और इसी बीच सिकंदर का हमला हो जाता है। सिकंदर झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ता है, पुरुष को हरा के व्यास नदी तक पहुंचा और वापस चला गया। और उसके बाद सिकंदर की डेथ हो गई बेबीलोन में 323 बीसी में। और उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से यहां से निकले और अटैक कर दिया धनानंद के ऊपर, इसको मार के
मौर्य वंश शुरू कर दिया। मौर्यों ने पूरे देश पे राज किया। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पूछना होगा नहीं किसी को कुछ?